ओके बेटा, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ पावर इन अ फोर्ज मैकेनिकल ऑसिलेटर। ठीक है, तो देखो हमने फोर्ज मैकेनिकल ऑसिलेटर की इक्वेशन निकाली, उसका सोल्यूशन निकाल लिया, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकालनी। अब हमने उसकी पावर निकालनी है। तो देखो, द पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर बेसिकली तब निकालते हैं जब किसी पर्टिकुलर थिंग में क्या हो, वर्क हो। ठीक है, सपोज मान लो कि जो ऑसिलेटर है, ठीक है, उस पर जो ड्रीवन फोर्स है वो है F इज इक्वल टू एफ नॉट कॉज ओमेगा टी। तो जब भी ये फोर्स होती है तो डिस्प्लेसमेंट ये वैल्यू थी, पिछले केस में हमने निकाली, वो यूज़ करनी है। जेड एम की वैल्यू ये है, वो क्या होता है बेसिकली मैकेनिकल इम्पिडेंस। ठीक है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। लेकिन पावर में वो बात किसकी कर रहे हैं, वर्क की। तो वर्क होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह सकते हो। और वैसे पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो जहाँ पे वर्क लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये देखो ये वाला स्टेप, ठीक है, उसका स्मॉल डेरिवेटिव कर दिया dx/dt। तो मतलब हमें जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, dx/dt करना पड़ेगा। तो वो इक्वेशन का डेरिवेटिव किया, ठीक है, साइन थीटा का डेरिवेटिव किया तो कॉज आया, साथ में उसके फंक्शन का आया, तो ओमेगा के साथ ओमेगा हो गया कैंसिल। तो हमारे पास ये इक्वेशन बची। ठीक है, अब हमने एफ dx/dt में जाके एफ़ की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है ये वाली, और dx/dt की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, देखो ये आ गया। ठीक है, अब हमने पावर का करना है टोटल। ठीक है, अब देखो जब भी हमने टोटल निकालना हो, ये हम बेसिकली इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो 1/t का फैक्टर भी आया। ये कहाँ से आया, याद करो जब हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर किया था उसमें एवरेज एनर्जी निकाली थी, कनेटिक की भी और पोटेंशियल की भी। तब जब हमें इंटीग्रेशन करते थे तो उसमें 1/t का फैक्टर साथ में मल्टीप्लाई होता था, और इंटीग्रेशन होती थी फ्रॉम 0 to t। दैट इज़ वन ऑसिलेशन कम्प्लीट इन टाइम, वन टाइम पीरियड। ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूट की, देन उसको डेरिवेटिव की, सॉरी इंटीग्रेशन किया फ्रॉम लिमिट 0 to t। अब देखो ड्यूरिंग इंटीग्रेशन हमने देखा कि ये बन रहा है कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला, दैट इज़ कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। वो सारा खोल दिया, वो सारा खोलने के बाद अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कॉज ओमेगा टी को। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई। तो कॉज स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos 2 θ/2, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब 2 sin थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला हाफ के एंगल में चेंज कर दिया sin 2 θ/2 की फॉर्म में। ठीक है, इंटू साइन 5। देन उसकी इंटीग्रेशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप देखो, इंटीग्रेशन की। ठीक है, जो कांस्टेंट थे वो बाहर निकाल दिए, जो फंक्शन थे वो अंदर लिख दिए, कांस्टेंट बाहर फंक्शन अंदर, कांस्टेंट बाहर फंक्शन अंदर। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं कि ये दोनों जब क्वांटिटी को इंटीग्रेट करोगे तो ज़ीरो आंसर आएगा। ये कैसे ज़ीरो आएगा, मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। देखो मैंने दोनों सॉल्व किए हैं। देखो सबसे पहले ये 0 to t cos 2 ओमेगा टी डी टी, इसको इंटीग्रेट किया, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन 2 ओमेगा टी, साथ में फंक्शन की इंटीग्रेशन नीचे आई, अपर लिमिट लोअर लिमिट फिल की। हमें पता है कि जो ओमेगा है वो क्या होता है 2π/t। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन की, टी से टी कैंसिल हो गया, साइन 4π बन गया। जब भी साइन के इवन फंक्शन हो साथ में और साथ पाई लगा हो, मतलब एन पाई की फॉर्म में हो, 2π 3 2π 6π ऐसे हो, तो हमेशा वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। 0 इंटू समथिंग इज ज़ीरो, ऑटोमेटिकली ये सारा फंक्शन क्या बन गया, ज़ीरो। सिमिलरली फॉर इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी, उसकी भी हमने इंटीग्रेशन की। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट फिल की, तो हमारे पास क्या बना, ऑटोमेटिकली ज़ीरो। ठीक है, अब देखो ये टर्म्स तो होगी सारी ज़ीरो, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ कॉज 5 वाली टर्म बची। ठीक है, वो टर्म बची, उस पर अपर लिमिट लोअर लिमिट फिल किया, तो आंसर क्या आएगा, स्मॉल टी की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, वो आ गया। पर कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू रिड्यूस होगी, पी एवरेज इज इक्वल टू दिस वेरी टर्म है। ठीक है, दिस गिव्स बेसिकली एवरेज पावर पर टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब इस पावर के साथ जो एनर्जी होगी वो डिसिपेट होगी विद सम टाइम पीरियड। डिसिपेट होने का मतलब मैंने समझाया था कि लॉस होना। ठीक है, जो कॉज फाई बेसिकली इसमें क्या है, पावर का फैक्टर है। ठीक है, जो उसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और फाई क्या है, फेस डिफरेंस है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमने वेरिएशन देखनी है एवरेज पावर एंड ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी की। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी थी क्या, ओमेगा थी। ठीक है, तो
उसके बाद हमने कॉज फाई निकालना है। बेसिकली पावर के फैक्टर में कॉज फाई आया था ना, तो कॉज फाई की वैल्यू क्या है वो निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने ट्राइंगल यूज़ किया। देखो हमने ट्राइंगल यूज़ किया ये वाला, ठीक है, जिसमें बेस की वैल्यू आपके पास आर और परपेंडिकुलर की वैल्यू है ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा, ठीक है। तो कॉस फाई निकालना है। कॉस फाई क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज़ बेस? दिस। हाइपोटेन्यूज इज दिस, सॉरी ये वाला हाइपोटेन्यूस है, लेकिन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मिल जाएगी जो होगी ये, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो नीचे वाली इक्वेशन बेसिकली है क्या? जेड एम। तो कॉस फाई की वैल्यू आ गई आर बाय जेड एम, ठीक है। अब देखो उन्होंने छोटा सा केस लिया, कहते मान लो कि अगर ओमेगा ज़ीरो होता, ठीक है, ओमेगा, तो एस बाई ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। एस बाई ज़ीरो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी होगा ना। तो वही बोल रहे हैं, तो जेड एम भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। और फाई की वैल्यू क्या हमारी रह जाएगी? ज़ीरो। इसका मतलब है कि वहाँ पर डिसिपेशन क्या होगी? नेग्लिजिबल अमाउंट की होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट केस लिया हुआ है, कहते हैं हाई फ्रिक्वेंसीज पे मान लो जो ओमेगा एम है वो डोमिनेट कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। तो सबसे पहले कहते हैं अगर ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी है तो ओमेगा के साथ अगर हम कोई फैक्टर मल्टीप्लाई भी कर दें, अगर एम को मल्टीप्लाई भी कर दें तो तब भी वो इन्फिनिटी रहेगा। और अगर ये फैक्टर इन्फिनिटी है तो जेड एम भी इन्फिनिटी हो जाएगा। और कॉस 1/0 क्या बन जाएगा? दैट इज़ r/0 क्या बन जाएगा? कॉस फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब वेरी वेरी हाई वैल्यूज़ पे भी, मतलब इन्फिनिटी वैल्यूज़ पे भी जो एनर्जी होगी वो ज़ीरो को टेंड करेगी, मतलब ज़ीरो तक पहुँचेगी नहीं, ज़ीरो तक को अप्रोच करेगी, ठीक है। ये दो केसेस से थे जब ओमेगा की वैल्यू ज़ीरो थी और ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी थी। अब देखो कहते मान लो जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मतलब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाए, मतलब अंडर रूट एस बाई एम के वैल्यू के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? जो जेड एम की वैल्यू होगी वो आर के ही इक्वल हो जाएगी। और हमारा जो ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमने पावर में जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, जब हमने पावर में जाकर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास आया एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएशन दी हुई है पावर की ओमेगा के साथ, ठीक है, मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी के साथ। कहते मान लो यहाँ पे जो है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी अक्कर कर रही है, ठीक है, मतलब वो हमें क्या देगी? हाई एम्पलीट्यूड देगी। पर जब ओमेगा की वैल्यू ज़ीरो थी, मतलब वो रीजन से स्टार्ट हो रही थी, तब एम्पलीट्यूड इंक्रीज ही हो रहा था, लेकिन बाद में वैल्यू उसकी सडनली क्या आ गई थी? नेग्लिजिबल अमाउंट, दैट इज़ ज़ीरो आ गई थी। तो इसलिए कर्व जो है ज़ीरो को टेंड कर रही थी। देखो ज़ीरो को कर्व टच नहीं कर रही, टेंड कर रही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो हमने टोटल एनर्जी डिसिपेट निकालनी है, मतलब कि कितनी एनर्जी लॉस हुई, कितने साइकिल में? वन साइकिल में, और यू कैन से वन टाइम पीरियड में, ठीक है। तो एनर्जी डिसिपेटेड का फॉर्मूला होता है पी एवरेज इनटू टाइम पीरियड। पी एवरेज की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है, वो लिखेंगे, ये देखो ये लिख ली। उसके बाद कॉस फाई की वैल्यू लिख दी उन्होंने, दैट इज़ आर बाई जेड एम, ठीक है। उसके बाद ये बन गया। अब देखो एनर्जी के साथ कौन कौन सा फैक्टर था पावर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था? दैट इज़ टाइम पीरियड टी। कॉस फाई अगर नहीं पता चलेगा कैसे निकाला? यहाँ से निकाला, ठीक है, साइड में मैंने किया हुआ है। उसके बाद देखो उन्होंने क्या किया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया राइट हैंड साइड में बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद हमें वैल्यू पता है ये वाली, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, या फिर ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय टी, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, ठीक है। पर हमारे पास फैक्टर कौन सा है? ओमेगा टी का, यही है ना फैक्टर यहाँ पे। तो ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 2 पाई भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास है ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने ओमेगा के साथ, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर टी की वैल्यू क्या बनी? ओमेगा इंटू 2 पाई, ठीक है। तो वो वैल्यू हमने जब यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट की, कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही थी, वो कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बची, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एफ नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा जेड एम का होल स्क्वायर बार बार लिखने की बजाय उन्होंने उसको पुट कर दिया कैपिटल ए, दैट इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू थी एनर्जी की वो रिड्यूस होगी, यू इज़ इक्वल टू पाई ओमेगा आर ए स्क्वायर में। अब देखो एक अनदर वे भी दिया हुआ है लिखने का, ये आपकी मर्जी, आपको करना है या नहीं करना, मैं समझा देती हूँ। कहते हैं एक्स की वैल्यू अगर मान लो हमने ये ली है, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की, और कैपिटल ए हमने लिया एक्स मैक्सिमम, ठीक है।
तो हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को कर दिया निगलेक्ट, ठीक है। तो एक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब एफ नॉट अपॉन ओमेगा जेड एम वैल्यू होगी। पर हमें जेड एम क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। यही होता है ना कि अगर एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा जेड एम है, नीचे वाला फैक्टर मिनिमम होना चाहिए अगर एक्स को मैक्सिमम होना पड़ेगा, ठीक है। तो वही लिखा और उन्होंने यू की वैल्यू सीधी लिख दी बिना सॉल्व किए। तो इट्स अप टू यू दैट यू हैव टू सॉल्व दिस और नॉट। वैसे यहाँ तक सही है, ठीक है।